अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक्सप्लेन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। देखो, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जिस पार्ट को पहले लिखा जाएगा उसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे और जो बाद में आएगा उसको राइट में रखेंगे और कॉलम बना लेंगे। ठीक है ना, 2 कॉलम बनाएंगे और तब डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि जब भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंस लिखा जाए तो उसको हमेशा कॉलम बना करके एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि मोलिकुलरिटी लिख दिए और उसका हेडिंग डाल करके उसका पूरा डेफिनेशन लिख दिए, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख करके उसका फिर डेफिनेशन कर दिए, तो वो डिस्टिंग्विश करने का तरीका नहीं है। ठीक है ना, वो डिस्टिंग्विश या डिफरेंस करने का तरीका नहीं है। आपको करना ही पड़ेगा, 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए मोलिकुलरिटी हेडिंग में, दूसरे में लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तब उसका हर एक पॉइंट लिखते चले जाइए। इससे क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। ठीक है ना, और वो मतलब देखेगा कि हाँ प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर वे में लिखने पर क्या होता है कि मार्क्स कटने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो कहता है कि मोलिकुलरिटी क्या होता है, तो देखो कहता है कि मोलिकुलरिटी जो है ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स भाग लेते हैं, यानी जितना नंबर ऑफ मोल्स भाग लेते हैं, उसी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी। जैसे सपोज करो कि 2H2 प्लस Cl2 है, सॉरी H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे H2 की 1 मोल है और Cl2 की 1 मोल है, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट के मोल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मोलिकुलरिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट की बात हो रही है। ठीक है ना, तो वहां पर कहता है कि जो जितना पार्टिकल भाग लेता है उसी के सम को हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और जस्ट अपोजिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कहता है कि इट इज द सम ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड पावर गिवन इन द रेट लॉ इक्वेशन। यानी कि रेट लॉ इक्वेशन अगर पढ़े होगे तो उसमें देखा होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर है तो वहां पर हम लोग रेट लॉ इक्वेशन बनाते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज देयर पावर। तो कहता है कि जो रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ होगा उसमें जो पावर होंगे उस पावर के सम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपको डेफिनेशन लिख देना है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। दूसरा पॉइंट में क्या करना है कि मोलिकुलरिटी आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और रेयरली 3 होता है। ठीक है ना, लेकिन कहता है कि वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट में आप क्या कहोगे, थर्ड पॉइंट में कहना है कि मोलिकुलरिटी इज हाइपोथेटिकल व्हाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कही है कि इसका डेफिनेशन कहता है कि इट इज द सम ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड पावर। ठीक है ना, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल है। फिर क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, तो मोलिकुलरिटी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ये रेट ऑफ रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, मोलिकुलरिटी को रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेना देना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड पावर। तो ये पावर है, तो अगर कंसंट्रेशन का पावर है, अगर सपोज करो कि कंसंट्रेशन का पावर 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो वहां पर क्या होगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लेकिन अगर पावर 2 हो जाएगा तो वहां पर देखो कहता है कि किस तरह से, मतलब कि जैसे 2 अगर कंसंट्रेशन हुआ तो 2 टू जा 4, यानी कि सीधा वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, नहीं। तो वहां पर आप क्या देख रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो हम लोग ये जो पॉइंट है इसको मेंशन कर देंगे कि मोलिकुलरिटी इज नॉट कंसर्न विथ ऑर्डर ऑफ ये रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट लिख देंगे और उसी के तरह उसके द्वारा हम लोग मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन भी कर देंगे, साथ साथ दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है
25, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपेंस व्हेन H2SO4 रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग मेटल्स। देखो यहां पर Zn है, Fe है, Mg है, Cu है एंड Al है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं एक जनरल बता दे रहा हूं, इससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी। कि यहां पर क्या होता है कि Zn, Fe, Mg, Cu और Al में Cu क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है ना। तो इस कारण से हम लोग Zn या Fe या Mg या Al इसके साथ जब रिएक्शन होगा, ठीक है ना, H2SO4 का, तो यहां पर क्या बन जाएगा, जैसे सपोज करो कि इस सब को हम लोग मेटल मान लो, ठीक है, मेटल। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MSO4 प्लस H2। तो सब में क्या होगा कि जैसे Zn के साथ होगा तो ZnSO4, Fe के साथ होगा तो FeSO4, Mg के साथ होगा MgSO4, Al के साथ होगा तो Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पे H2 रिलीज हो जाएगा। तो ये तो एक ही बार में हो गया क्लियर। और जब Cu के साथ होगा तो Cu प्लस H2SO4, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, नो रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। अब देखो ये स्पॉन्टेनियस की बात हो रही है। अब अगर हम लोग कुछ एडवर्स कंडीशन लगा देंगे, कैटलिस्ट बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, तब तो रिएक्शन होगा। लेकिन ये नॉर्मल वे में क्या होगा कि Cu प्लस H2SO4 नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि H2 को Cu डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि Cu इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 से नीचे है, इस कारण से वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है?